जितना मैं रेगुलर क्लास में रेजोनेंस पढ़ाता हूँ उतना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट वो सारा पॉइंट डील कर लूँगा जो मुझे लगता है टू द पॉइंट काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग वेव का क्लास आज किए? तो एस के सर का बिक में आपका फिजिक्स का 8 क्लास कर दिया हूँ, जिसमें 3 क्लास मैकेनिक्स लेते रहेंगे। मतलब डेली सुबह में एस के सर का क्लास को फिक्स कर दिया, और आर के सर का जो 3 क्लास रहता है वो 3 क्लास ही रहेगा। तो मोटा मोटी फिजिक्स का आपका क्लास हो गया, लेकिन सारे मोटा मोटी फिजिक्स का क्लास मॉर्निंग सेशन में ही 8 to 9:30, और आर के सर का क्लास 12 बजे से। अब मेरा बीच में क्लास रहेगा। कोशिश करूँगा कि मतलब मैक्सिमम बहुत सारा क्लास आपको दिया जाए क्रैश कोर्स वाले बच्चों को, ताकि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो सके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नंबर ऑफ क्लास ज़्यादा होने में? मतलब इसी पर्पज़ के लिए तो हम लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन करते हैं, राइट? तो बोलिए, रेजोनेंस में क्या क्या चेंज होता है? इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ लोन पेयर, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फ्री रेडिकल। इज इट राइट? सब लोग लिख लीजिए। हो गया एवरीवन? बहुत बढ़िया से रेजोनेंस पढ़ा देंगे, क्योंकि रेजोनेंस समझिएगा, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइनस रेजोनेंस इक्वल टू 0 होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो रेजोनेंस पढ़ा देंगे तो आपको एरोमेटिसिटी समझ में आ जाएगा, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस पढ़ा देंगे तो आपको हाइपर कंशन समझ में आएगा, रेजोनेंस पढ़ाएंगे तभी आपको मेजमेरिक इफेक्ट समझ में आएगा, रेजोनेंस जानिएगा तभी आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस जानिएगा तब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझिएगा। ठीक है, मोटा मोटी ये मान के चलिए। इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एटम डज नॉट चेंज। रेजोनेंस में किसका पोजीशन चेंज नहीं होता है? यहाँ देखिए तो सर, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, करेक्ट?
चलिए ये 2 पॉइंट लिखिए, अब इस पर कुछ हम लोग देखेंगे। अभी अगला 30 मिनट्स के लिए क्यों होता है, कैसे होता है, अभी आपको नहीं जानिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ ऐसा होता है, फिर बाद में समझा देंगे क्यों होता है। ये 2 पॉइंट हो गया ना। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। हो गया? ओके। चलिए अब यहाँ देखिए, हर एक पॉइंट पे आएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं। सिर्फ ये बताइए कि यहाँ पे किसका पोजीशन चेंज हुआ है। तो सर पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ और लोन पेयर का पोजीशन चेंज हुआ, ये राइट। क्या किसी सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज हुआ? जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है वहीं पे है और एटम जहाँ पे वहीं पे है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, नहीं, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बोथ आर आर एस, यस आर एस ऑफ ईच अदर, बोथ आर एस ऑफ ईच अदर। जस्ट कंपेरिजन के लिए सर ये कैसे हुआ, क्यों यहाँ पे पॉजिटिव आया, क्यों यहाँ पे नेगेटिव, ये भी आपका लुकआउट नहीं है। बस मैंने यहाँ पे समझाया कि यहाँ इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे सर पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड या लोन पे चेंज हुआ, मतलब ये रेजोनेंस का प्रोसेस होगा, क्योंकि रेजोनेंस का डिफिनेशन यही दिया गया है, राइट। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया ही नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से ही क्यों स्टार्ट हुआ, ये बाद में देखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये था मेरा एग्जाम्पल ए, और आपको थोड़ा तो टॉटोमेरिज्म पढ़ाए हुए हैं आइसोमेरिज्म में। चलिए इसमें किसका किसका पोजीशन चेंज हुआ है। सर यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज हुआ और एटम हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ गया, राइट। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर पाई बॉन्ड का भी तो पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है, नो डाउट, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम पाई बॉन्ड को छोड़कर सिग्मा बॉन्ड भी अपना पोजीशन चेंज किया और हाइड्रोजन एटम भी अपना पोजीशन चेंज किया, ये राइट। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं हो सकता, राइट। कोई पूछा क्यों नहीं हो सकता है? दिस इज नॉट द केस ऑफ रेजोनेंस, राइट। क्या आंसर दीजिएगा? ये रेजोनेंस का केस नहीं हो सकता है, कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। बिकॉज सर इसमें यस बोलना सीखिए, एटम का भी पोजीशन चेंज हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड का, बट आपने डिफिनेशन में लिखवाया है कि रेजोनेंस के पोजीशन प्रोसेस में एटम का और सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता है, इट राइट। मतलब सर ए रेजोनेंस नहीं है और ए रेजोनेंस का प्रोसेस, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। तो कम से कम इतना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जो मैंने 2 लाइन में इतना बात तो बता दिया कि एटलीस्ट पहचान पाएंगे कौन सा प्रोसेस रेजोनेंस का, कौन सा प्रोसेस रेजोनेंस का नहीं है। दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में किसका पोजीशन चेंज होता है?
पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का, निगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, फ्री रेडिकल का, राइट। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट यहां देखेंगे। इस एरो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो सर इस एरो का मतलब था कि ये बी में कन्वर्ट हुआ और बी कन्वर्टेड टू ए और ए कन्वर्टेड टू बी, इज इट राइट? तो भाई इस एरो का मतलब क्या हुआ? तो सर सी कन्वर्टेड टू डी और डी कन्वर्टेड टू सी, राइट। क्या बोले? इतना से काम चलेगा? उससे और आगे जाके बात करना पड़ेगा। जब दोनों का मतलब है कि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्टेड टू बी और बी कन्वर्टेड टू ए, तो सर यहाँ पे एक बात ये करना पड़ेगा, आज ये एक्चुअल में रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा प्रोसेस अगर कहीं पे होता है तो उसके लिए इस एरो का यूज करते हैं। रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस के जैसा भी एक प्रोसेस है जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन, नाम सुने हैं? और रेजोनेंस का बिल्कुल छोटा भाई है, उसका नाम ही उसका दूसरा नाम है हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बोले तो एक बार, नो बॉन्ड यस। तो सर फिर डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होना है, इसका भी डिफरेंस ये है कि इस एरो के दोनों तरफ जो रहेगा वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्या है? इमेजिनरी थॉट है, राइट। तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ए और बी क्या है? इमेजिनरी, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, करेक्ट। बट ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम के एरो के दोनों तरफ जो भी रहता है वो रियल कंपाउंड होता है, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एरो एंड दिस एरो, करेक्ट। अब देखिए, तो ये तो समझ गए। इसका मतलब इन दोनों को हम लोग बोलेंगे आर एस और इन दोनों को बोलेंगे कि आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही फोर्थ पॉइंट छुपा हुआ था। यहाँ देखिए, तो रेजोनेंस में किसका पोजीशन चेंज होता है? सर पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का, निगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, फ्री रेडिकल का, राइट। तो एक्चुअली में ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर beget a new structure, and these structures are called a resonating structure, correct। मतलब इन सब का पोजीशन को चेंज करने से जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इज इट राइट? लिखिए एक पॉइंट, ड्यू टू चेंज ऑफ position of, due to change of position of pi electron, lone pair, positive charge, negative charge, free radical, beget a new structure which are called resonating structure, which are called resonating structure। which are called resonating structure, is it right? चलिए, चलिए इसका मतलब है कि सर इन सब सारे चीज़ों को पोजीशन को चेंज करने से जो मिलेगा उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यहाँ से भी एक नया बात, इसका मतलब है ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा?
रियल रहेगा या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट? लिखिए, resonating structures are imaginary concept, does not exist in reality, does not exist in reality, comma, real is the one which contain character of all resonating structure. Real is the one which contain character of all resonating structure, which are called resonance hybrid, which are called resonance hybrid, which are called resonance hybrid. Is it right? कैरेक्टर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रियल नहीं है, तो रियल कौन है? तो रियल कौन रहेगा? तो रियल जिससे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर मिक्स करके जो बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट? वो रियल रहेगा। ठीक है, एक और पॉइंट बनाइए, बोलिए, वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? इसका आंसर है पॉइंट 1 में, जहां से मैंने आज से स्टार्ट किया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके चेंज होने से मिलता है? ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ व्हाट? पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल। तो वहां से तो आंसर मिल गया, वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर आर एस। मतलब दो आर एस सेम आर एस है या नहीं है, उसको देखने का तरीका है कि वन आर, लिखिए वन आर एस, आर एस का दूसरा नाम सी एस, राइट? कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप लोग लिख पाएंगे? वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ, with respect to change of position of pi electron, lone pair, negative charge, positive charge और free radical। एक आर एस दूसरे आर एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंट दिखेगा, डिफरेंट होगा अगर किसके रेस्पेक्ट में उसका उसमें पोजीशन का चेंज दिखे, या तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाए, या तो लोन पेयर का, या तो निगेटिव चार्ज का, या पॉजिटिव चार्ज का, या फ्री रेडिकल का। करेक्ट? तो क्या आप कैरेक्टराइज कर पाएंगे कि ये दोनों आर एस सेम आर एस है या डिफरेंट आर एस है? चलिए चीजें वहां से स्टार्ट करते हैं जहां जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है ना, और कंप्लीट डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम और 1 से ज़्यादा, उसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? कंप्लीट सिंगल, कंप्लीट डबल, या सर एक कंप्लीट सिंगल बना देंगे और दूसरा में डॉटेड दे देंगे, राइट? मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड, राइट? ऐसे ही ना? इसका मतलब किसी जगह पे अगर इसका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के बीच का कैरेक्टर रहेगा, तो क्या उस पोजीशन के बीच में क्या ऐसे दिखा सकते हैं?
चलिए यहाँ देखिए, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। ये सारे क्रैश कोर्स का बच्चों का यही आंसर होगा, सेम है, राइट सर? सेम दिख भी रहा है, राइट? यहाँ देखिए तो नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे ना कि एक काम करते हैं ना सर, इसको सेम बना देंगे, नहीं दिखेगा फिर भी सेम बना देंगे। कैसे? तो मॉलिक्यूल को पकड़ के थोड़ा घुमा देंगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। बोलिए। नहीं, बच्चे यही सोचते हैं कि सर एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा इसको ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़िए और ऐसे थोड़ा घुमा दीजिए, ऐसा मिल जाएगा आपको। तो उन सारे बच्चों के लिए आज के बाद जो भी रेजोनेंस करेगा, और कौन कौन रेजोनेंस करेगा पहले ही फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिया, उसको छोड़कर एटम को फिक्स कर देना है स्क्रू से, ठीक है, टाइटली पेपर पे। इसका मतलब है कि एटम मूव नहीं करेगा और नहीं रोटेट करेगा। एटम को क्या करना है एवरीवन? जहाँ पे वहीं पे फिक्स रखना है। और बाकी पहला पॉइंट में जो चेंज होता है, किस कौन कौन सा पोजीशन अपना पोजीशन चेंज कर, कौन कौन अपना पोजीशन चेंज करता है, उसी को देखना है। इसलिए ये रेजोनेंस में आप ये नहीं कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल को ही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मॉलिक्यूल को ही घुमा देंगे, नॉट लाइक दैट। जहाँ पे जो कार्बन है, अगर एक कार्बन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑल कार्बन को फिक्स कर देना है, उसके बाद सोचिए। तो देखिए कार्बन, जहाँ पे जो कार्बन उसको फिक्स कर दिए, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंट दिखता है? जो डिफरेंट दिखता है वो जरा एक बार बोलिए तो। सर मुझे तो एक डिफरेंस दिखा कि इसमें कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, इसमें 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड था, इधर 5 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड था, इज इट राइट? उसमें किसके बीच में दिखता है? क्या 1 और 2 के बीच में दिखता है? अब यहाँ पे कार्बन 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 6 और 1 के बीच में है, राइट? तो भाई यही तो मैंने लिखवाया था, 1 RS डिफर फ्रॉम अदर, एक पॉइंट लिखवाया ना, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? पढ़िए उसको पॉइंट को। पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, सारा बात एक साथ। तो सर इसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन का चेंज है, तो भाई यही तो कैटेगरी था, एक RS का दूसरे RS से डिफरेंट होने का कंडीशन था, राइट? अब बताइए, वो था सेम RS या डिफरेंट RS? डिफरेंट RS, समझ गए? इसका मतलब है ये है RS फर्स्ट, ये है RS सेकेंड, करेक्ट? दोनों को मानेंगे। क्यों? एक आप बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां से यहां भी तो जा सकते हैं। इस एरो का मतलब क्या है? वन डायरेक्शनल। इसका मतलब बोथ आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, इज इट राइट? चलिए अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जस्ट कुछ बेसिक बातें, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बताइए कि सर मान लेते हैं कि बेंजीन का ये 2 RS है। हाउ मेनी RS ऑफ बेंजीन? 2 RS, करेक्ट? तो सर, और अभी जस्ट मैंने बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होता है, करेक्ट? इमेजिनरी, दिमाग का उपज है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। रियल क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, करेक्ट? और रेजोनेंस हाइब्रिड में सिर्फ वन ऑफ द RS का कंट्रीब्यूशन रहता है, कैरेक्टर रहेगा, या सारे RS का उसमें कैरेक्टर दिखेगा? यस। तो सर हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो आज के बाद देखिए, रेजोनेंस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा
मतलब रेजोनेंस, ये तो पता चल जाएगा ना कि रेजोनेंस कौन कर रहा है, और नहीं पता चलेगा तो पता करेंगे, राइट। और रेजोनेंस कौन कर सकता है तो पहले से ही पहला पॉइंट लिखवा दिया, रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा सर, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। ये आज के क्लास में 11वां बार बोल रहा हूँ, और अभी 10, 15, 20 बार और बोलूँगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए। अच्छा, रेजोनेंस में यही सब पार्टिसिपेट करता है, करेक्ट। तो जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, 5 ही चीज़ तो याद करना है, फिर से एक बार बोल लें। रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल। 5 ही हुआ ना, ये 5 आपको याद नहीं रहेगा। चलिए, तो जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। तो सर रेजोनेंस के लिए इस यहाँ से यहाँ से यहाँ में हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस, सब लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, राइट। मैंने पाई बॉन्ड को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो सी यहाँ पे इस RS में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट, डबल बॉन्ड ना। और 1 और 2 के बीच में यहाँ इस RS में क्या है, तो 1 और 2 के बीच में क्या दें रियलिटी में, क्योंकि दोनों कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड दें, सिंगल बॉन्ड दें, या बीच का बात, दोनों का कैरेक्टर रहेगा सर। इसका मतलब C1 C2 के बीच में सर बॉन्ड ऑर्डर ना ही डबल रहेगा ना ही सिंगल रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो 1 और 2 के बीच के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, यस। और 2 और 3 के बीच में क्या दें स्टूडेंट, बोलते ही नहीं हैं। ऐसा फील होता है ना कि किसी को क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है, 1-2 स्टूडेंट बोलेंगे, बाकी आराम से सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, बस सुनेंगे। चलिए देखिए, तो ऐसा होगा। और भाई इसी को तो ऐसे दिखाया रहता है बेंजीन में, करेक्ट। तो अभी समझ में आया कि ऐसा क्यों दिखाया रहता है, तो यही था रेजोनेंस हाइब्रिड, करेक्ट। तो बोलिए हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए आपने बहुत बढ़िया एक बात बता दिया कि जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, राइट। अब बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे, यहाँ डबल वहाँ सिंगल, तब बीच का कैरेक्टर दिस वन, राइट। हो गया ना। देखिए, रेजोनेंस स्टार्ट किया हूँ तो इसके पीछे मेरा एक बड़ा मोटो है कि आपका सितंबर के एग्ज़ाम तक बैठने से पहले GOC पार्ट समझते हैं, ऑर्गेनिक का 55% जो तैयारी अगर कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन को छोड़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में 55% वहाँ से ही क्वेश्चन रहता है, सारा क्वेश्चन रिएक्शन से नहीं रहता है, इज इट राइट। फिर भी अच्छा, क्लास 12 के लिए थोड़ा बहुत तो रिएक्शन पढ़े होंगे ऑर्गेनिक का। एक बैच में मैं नीट का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए असाइनमेंट डिस्कशन करने वाला हूँ, रिएक्शन, प्योर रिएक्शन का। आप अगर चाहेंगे तो उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिएक्शन नहीं पढ़ाया हूँ थोड़ा, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ बोलते रहूँगा, उससे हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। और उसमें कम से कम तो 500 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, मिनिमम 500, मोर देन दैट। कुछ तो सुन लीजिएगा, मार्कोवनिक रूल, शेरज़ेफ रूल, ऑल दीज। हो सकता है कि रिएक्शन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते कुछ आइडिया मिल जाए मोटा मोटी। चलिए, तो GOC वाला पार्ट में एक्चुअली आता है नोमेनक्लेचर,
फिर आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जहाँ तक मोटा मोटी मुझे आइडिया है कि आपको मैं पूरा ऑलमोस्ट 100% आइसोमेरिज्म पढ़ा दूंगा। स्ट्रक्चरल तक तो पढ़ा दिया ना, तो स्टीरियो वाला पार्ट ही तो बाकी है। स्टीरियो कवर कर दिया तो पूरा मोटा मोटी कवर हो जाएगा। और उसके बाद इस तरफ में रेजोनेंस आज स्टार्ट कर दिया हूँ, तो एरोमेटिसिटी और उसके बाद हाइपर कंजन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद उस सब्सिक्वेंट इफेक्ट ही तो हाइपर कंजन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट है, उसी का 3 पार्टनर, राइट। और उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट समथिंग लाइक कार्बोकैटायन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल, इन सब का स्टेबिलिटी। तो पूरा ऑलमोस्ट 50% पार्ट आई विल ट्राई कवर कर दूँ ऑर्गेनिक का। मतलब बहुत डेप्थ पे तो नहीं होगा, बट जितना लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है उतना कोशिश करूँगा, ठीक है। इधर फिजिकल केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ओवर, हाइब्रिडाइजेशन ओवर, एमओटी ओवर, फिर आइसोमेरिज्म। तो बहुत सारा सेक्शन कवर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बहुत सारा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। और क्रैश कोर्स में वही हो सकता है मैक्सिमम। आपको भी पता है नंबर ऑफ़ क्लासेस तो वीक में पर डे 3 क्लास होना चाहिए था, ऐसे ही मैं क्लास बढ़ा दिया। देखिए एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा झूठा ड्रीम वर्ल्ड में आपको सपना दिखा दिया कैटलिस्ट में हे हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, मतलब एक चीज़ मैं जो होता है ना, जो बहुत सारे जैसे अभी मेरे बहुत फ्रेंड भी मुझे सजेशन करते रहते हैं, ऐसा करो स्मार्ट बोर्ड लगा लो। स्मार्ट बोर्ड लगाना मतलब आज चाहेंगे तो 10 मिनट में लग जाएगा, हाफ एन आवर टाइम चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतना काम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, लग जाएगा। बट भाई मेरे जैसे टीचर को स्मार्ट बोर्ड, मुझे बोर्ड पे 1.5 आवर में बहुत कुछ लिखना होता है। ऐसा नहीं कि बस अच्छा बच्चों को दिखाते रहें एक एग्जाम्पल लेकर। मैं अपना जो फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा क्लास 12 और 11 का क्लास होता है उसमें 2 आवर में बहुत कुछ रिगरसली लिखना पड़ता है। यहाँ लोग को फिर ये लिखो, फिर फटाफट काम करो, उसमें नहीं हो पाएगा। वो देखने में तो सामने वाला को अच्छा लगेगा, बट इफ़ेक्टिव वर्क जो मेरा मोटो है बच्चों के लिए कि कितना पढ़ा दे, वो नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ मैं सोच रहा था कि नहीं कि अच्छा थोड़ा बनेगा, दिखेगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा फास्ट मैं रहूँगा इस वाइट बोर्ड पे। एनीवे, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। और अभी के लिए ये मान के चलना है फॉर मोमेंट, क्यों होता है बाद में। अच्छा, आप लोग कंजुगेशन का मतलब जानते हैं? कंजुगेशन टर्म का मतलब तो नहीं जानते हैं, तो मैं कुछ देर के बाद डील करूंगा कंजुगेशन टर्म। देखिए यहाँ पे कंजुगेशन का मतलब होता है कि जो भी सिस्टम आपस में रेजोनेंस करेगा, उन सिस्टम के बीच में 1 का गैप होगा। कितना गैप? 1 का गैप। तो देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, करेक्ट। और अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में रहेगा तो क्यों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से ही हम लोग करते हैं, वो बाद में लिखवा देंगे। और 1 कंप्लीट एरो का मतलब ऑलवेज मान के चलिएगा कि आप 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मूव कर रहे हैं। 1 कंप्लीट एरो ट्रेवल विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 कंप्लीट एरो दिया, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पहले से सिंगल बॉन्ड है, और नेचुरली एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है 1 बॉन्ड बनाने के लिए। अब पहले से ही कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा है। फिर यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 कंप्लीट एरो है तो 2 इलेक्ट्रॉन आकर आ रहा है, तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? जो एक्स्ट्रा बनेगा, डबल बॉन्ड तो बनेगा, बट एक्स्ट्रा कौन बनेगा? पाई बॉन्ड, राइट। और जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, और एक हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन का वैलेंसी, कार्बन बन जाएगा पेंटावैलेंट। तो कार्बन अपने पेंटावैलेंसी को बचाने के लिए ये अपना एक बॉन्ड इस तरफ ओपन कर देगा, राइट। बट
यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, राइट। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो म्यूचुअल शेयरिंग था ना कोवैलेंट बॉन्ड में, एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एक कार्बन चला गया, तो किस कार्बन को प्रॉफिट हो गया? इस कार्बन को प्रॉफिट हो गया। इज इट राइट? कितने इलेक्ट्रॉन का? वेरी गुड, क्योंकि सर ले तो जा रहा है 2, बट एक उस 2 में से एक तो खुद का ही है, तो प्रॉफिट तो एक का ही हुआ, और एक का प्रॉफिट होता है तो हम लोग 1 निगेटिव चार्ज देते हैं, राइट। बट 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 अनपेयर्ड या 1 पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर्ड अप। एक पेयरिंग में कौन है? एक खुद का इलेक्ट्रॉन लिए हुए है और एक किसी और का, साथ में पेयरिंग है। तो आज का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन समझना है या 1 पेयर इलेक्ट्रॉन समझना है? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन समझना है, राइट। चलिए अब यहां पे देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, करेक्ट। और जानते हैं कि बॉन्ड बनने के बाद इस 2 इलेक्ट्रॉन पे कार्बन का भी राइट रहेगा और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का भी रहेगा, बट दोनों इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन दिया, बट किसी 2 के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो अपना ड्यूटी तो एक 1 इलेक्ट्रॉन देने का होता है, बट अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया है तो यहाँ नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया? एक का ना, एक तो खुद का ड्यूटी था। आप 2 फ्रेंड आपस में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बात हुआ 100 रुपीज़ तुम देना, 100 मैं दूंगा, बट किसी के पास अभी नहीं था, 200 आप ही दे दिए, तो आपको लॉस दूसरे के बदले कितना दिए? 200। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाना था कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन का तो अपना फर्ज बनता था ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन देने का। कार्बन के बदले कितना दिया है? एक ही दिया है ना, दैट्स वाई इसको यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज देंगे। 1 का लॉस हुआ है, 2 का लॉस नहीं। कार्बन के बदले जितना दिया है उतना ही को ही हम लोग लॉस मानेंगे, करेक्ट। चलिए अब यहाँ देखिए, हाँ बोलिए। 1 का लॉस दिखाएगा पॉजिटिव चार्ज, बजा दिया 2, लॉस काउंट करेंगे 1। क्यों? एक तो खुद के बदले दिए हैं भाई, कार्बन के बदले कितना दिए हैं? एक ही दिए है ना। हाँ, इस निगेटिव का मतलब मैं बोला कि जो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था, मैंने बोला ही ये बात, ये जो इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड पेयर में था ना, पेयर में, राइट। दोनों उठकर चला आया, राइट। तो इसको प्रॉफिट तो हुआ कितने का? 1 का, इसलिए निगेटिव 1 निगेटिव दिया। ये निगेटिव चार्ज तो सिर्फ बताता है प्रॉफिट और लॉस, राइट। निगेटिव चार्ज O माइनस क्या बताया? 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है, राइट। बट मैंने बोला कि इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है, बट यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठकर आया, एक खुद का भी था और एक इसका, दोनों लेकर पेयर में ही आया। क्या पेयर, इस पेयरिंग को आपने ब्रेक किया? नहीं किया है, करेक्ट ना। तो ये जो निगेटिव है इसका मतलब है कि कार्बन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोलिए। 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट 1 इलेक्ट्रॉन। एक खुद का, एक इस कार्बन का, राइट। चलिए अब यहां देखिएगा, तो इस कार्बन के लिए मैं 2 एरो यूज कर रहा हूं। इस कार्बन के लिए आप देखिएगा तो एक एरो ए है, एक एरो ए है, राइट। तो सर इसके लिए अगर इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इस एरो से इस कार्बन को प्रॉफिट हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, राइट। और इस एरो से इस कार्बन को लॉस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट। तो इसका मतलब इस बीच वाले कार्बन को नो प्रॉफिट नो लॉस, करेक्ट। 1 रुपया आया, 1 रुपया चला गया, तो आपका कितना लॉस कितना प्रॉफिट? नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट। तो भाई जिस कार्बन को नो लॉस नो प्रॉफिट, तो उस पर चार्ज नहीं देंगे। पहले से चार्ज 0 था, अभी भी चार्ज 0, राइट। आप लोग थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम सुने हैं? पढ़े नहीं पढ़े तो नाम तो पक्का सुने होंगे, राइट। चलिए अमोनिया के पास अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो बचा रहता है, और
ये तो पक्का पढ़े होंगे, अमोनिया प्लस H प्लस कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस, इज इट राइट? कभी दिमाग दौड़ाए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? क्यों? NH3 और H प्लस जब आपस में बॉन्ड बनाएगा, आपको क्या लगता है कि बस H प्लस आके बस बैठ गया इस पे, या बॉन्ड बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, तो इस बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन था क्या? अब फिर भी बॉन्ड बनाएगा, राइट? तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन को तो फर्स्ट था 1 इलेक्ट्रॉन देने का, तो सर उपाय नहीं था, यहाँ पे देना ही पड़ेगा, इसके पास बचा हुआ था आइडियली, राइट? तो इसी को अब यहाँ पे देगा, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, करेक्ट? तो एक्चुअल में इस तरीके से अगर दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जिसके तरफ से एरो जाता है उसको एक का लॉस होता है, जिसकी तरफ एरो का डायरेक्शन होता है उसके पास प्रॉफिट होता है, राइट? इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, करेक्ट ना एवरीवन? ये पहला क्लास है, इसमें बहुत सारा बात बोलूँगा, अब सुनते रहिएगा सिर्फ। ओके, तो सर यहाँ भी तो ऐसे दिखाना चाहिए था, तो बिल्कुल दिखाना चाहिए। प्लस चार्ज तो हाइड्रोजन के पास पहले से ही था, इस बॉन्ड की वजह से माइनस डेवलप होगा, राइट? बोलिए बोलिए। प्लस तो खुद लेकर आ रहा है ना, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के वजह, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से निगेटिव एक बना, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से H इस हाइड्रोजन पे निगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इज इट राइट? जस्ट लाइक दिस। बट भाई पहले से भी तो पॉजिटिव था हाइड्रोजन के पास, तो प्लस और माइनस बन के 0, राइट? दिस इज द वजह कि NH4 प्लस को ऐसे दिखाते हैं, करेक्ट ना? अब एक देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका कि बहुत आसान सा एग्जाम्पल में आपसे सब कुछ पूछ लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन IIT में बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, IIT क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है, NH4Cl में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड फोर्थ ऑल ऑफ दिस। आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए अब ना यहाँ देखिए, कटायन और अनायन अलग है तो आयनिक बॉन्ड है NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में, और इसके अंदर पहले से A कोवैलेंट बॉन्ड था, 3 आउट ऑफ 4 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड है, और एक कोऑर्डिनेट था, नहीं फोर्थ क्या था? कोऑर्डिनेट था, करेक्ट? तो सर दिख तो नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसको इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपने ऐसे कन्वर्ट करके चार्ज को कैंसिल करके ऐसे दिखा दिया, बट इस 4 बॉन्ड में से यही आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ 99.9% बच्चे मिस्टेक करके आ जाएंगे। अमोनियम प्लस में पूछ लिया जाएगा आउट ऑफ 4 कितना कोवैलेंट कितना कोऑर्डिनेट, 3 कोवैलेंट 1 कोऑर्डिनेट रहेगा, राइट? इसका मतलब सर इसमें सारा बॉन्डिंग था, नहीं? करेक्ट? चलिए एनीवे, तो नाउ कम टू द पॉइंट। तो अब तो समझ में आ गया ना कि हाँ इस पे एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो भी बोलते रहेंगे सबको लिखवाऊंगा कंक्लूड करके पॉइंट बनाकर। तो लोन पेयर यहाँ पे आकर, इफ़ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो लोन पेयर रेजोनेंस में आकर कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा या पाई? सर पाई तो पहले से ही बना रहेगा, सॉरी सिग्मा तो पहले से ही बना रहेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, इज इट राइट? पहला पॉइंट तो एकदम सीख लिया कि लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाएगा तो रेजोनेंस में जाकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आज के बाद पाई बॉन्ड, करेक्ट? तो सर इसको कोऑर्डिनेट आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे, करेक्ट? आपको एक थोड़ा डाउट हुआ होगा ना कि अच्छा ये दोनों दो रहते हैं इसको कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, राइट?
बट कोऑर्डिनेट इज स्पेशल टाइप ऑफ, नहीं मुझे पता है कि आपके माइंड में कहीं कहीं चलेगा बाद में कि अच्छा सर तो यहाँ बोलते हैं ऐसा होता है तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यहाँ तो कोऑर्डिनेट बोल नहीं रहे हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। बट यहाँ तो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो रेजोनेंस में लोन पेयर अगर इन्वॉल्व होगा तो आज के बाद पाई बॉन्ड बनेगा। इसको भी एक पॉइंट बना के लिख लेंगे ताकि आगे हेल्प हो। दूसरा ऑब्जर्वेशन, यहाँ देखिए, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर सर 3 था और लोन पेयर 1 था, करेक्ट। तो स्टेरिक नंबर 4 रहेगा, करेक्ट। बोलिए भाई। और स्टेरिक नंबर 4 रहेगा तो sp3 हो गया, करेक्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन का बता सकते हैं सर, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 है, हाउ मेनी लोन पेयर। अब लोन पेयर रहा कहाँ, लोन पेयर तो चला गया, राइट। तो स्टेरिक नंबर 3, देन हाइब्रिडेशन sp2। ओके सर, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस मोड और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो चेंजेज, राइट। In the process of hybridization, in the process of resonance, a state of hybridization also changes. Is it right? इसमें मानना ही पड़ेगा ना भाई, आपके पास क्या ऑप्शन है, जो रहेगा वही तो लिखिएगा। यहाँ पे sp3 है, from sp3 it becomes sp2. Is it right? चलिए, और यहाँ पे इस कार्बन का कितना था हाइब्रिडेशन बताना आप लोग को है। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पढ़ाया था मैंने ताकि मुझे यहाँ पे हेल्प हो। इस कार्बन का बता सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। क्या समस्या है आप लोग को, मतलब इतना स्लो रहिएगा तब तो कहानी खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर, जानबूझ के टाइम देते हैं क्या कि थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। स्टेरिक नंबर 3, देन sp2। इस कार्बन का वन नेगेटिव जाके मतलब 1 पेयर हम लोग काउंट करेंगे। स्टेरिक नंबर 4, राइट, sp3। तो sp3 ये था sp2 और sp2 से हो गया sp3, इज इट राइट। चलिए, पहला बात तो ऑब्जर्व। नेक्स्ट, तो ये एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया कि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो उसके वजह से पाई बॉन्ड बनेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, सर इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑल्सो चेंजेस, करेक्ट। तीसरा ऑब्जर्वेशन, अगर रेजोनेंस नहीं होता भाई तो यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहता, हाँ ना बोलिए। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो यहाँ पे कंप्लीट प्योर सिंगल रहता, यहाँ पे प्योर डबल रहता, इज इट राइट। बट यहाँ पे अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या कंप्लीट सिंगल बोलेंगे सर, सिंगल भी है बट यहाँ तो डबल भी है, तो हम लोग बीच का कैरेक्टर लेंगे, राइट, पार्शियल डबल। तो अगर यहाँ देखिए आपसे कोई पूछेगा इसमें और इसमें किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आप इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा बोलिएगा, राइट। अब भाई बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, राइट, एग्री ना। दो एटम के बीच में ज़्यादा बॉन्ड बनेगा तो एटम दूर जाएगा या थोड़ा पास आएगा। ओके, एक नेक्स्ट बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑल्सो मॉडिफाई, इज इट राइट। राइट ही बोलना पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा। ये बात हो गया। ओके, तो अब ये नहीं कि ओके रेजोनेंस में तो सर ने बोला कि बॉन्ड लेंथ मैंने बॉन्ड लेंथ मॉडिफाई बोला, मैंने ये नहीं बोला कि इंक्रीज या डिक्रीज, करेक्ट ना। मॉडिफाई का मतलब सिर्फ डिक्रीज होता है, सिर्फ इंक्रीज या दोनों हो सकता है। तो सर कैसे, तो यहाँ देखिए अगर रेजोनेंस नहीं होता तो इसके बीच में प्योर डबल बॉन्ड रहता। अगर रेजोनेंस नहीं होता था कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता सर, प्योर डबल बॉन्ड रहता, इज इट राइट। बट दो एटम के जो प्योर डबल और दो एटम के जो पार्शियल डबल, किसमें किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम। तो यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, राइट।
तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, राइट। ओके, इसका मतलब सर यहाँ का बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो रहा था बट यहाँ का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ मॉडिफाई और कहीं का इंक्रीज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ कहीं का डिक्रीज। इज इट राइट? ये भी पॉइंट ऑब्जर्व कर लिए, ये ऑब्जर्वेशन में लिख लेंगे, राइट, कि रेजोनेंस में क्या क्या हो सकता है। तीसरा पॉइंट कहीं पे मैं पढ़ाया हूँ कि हाइब्रिड और वाइटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। पक्का पढ़ाया है, मुझे पता है कि मैं कहाँ पर पढ़ाया हूँ। आए जब क्लास ले रहे थे तो मैं घर से क्लास ले रहा था, इतना भी याद है कि मैं घर से पढ़ा रहा था ये बात, राइट। और उसको प्रॉपर प्रूफ करने की कोशिश किए थे कि हाइब्रिड और वाइटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, करेक्ट। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर कहाँ किस ऑर्बिटल में था? फर्स्ट स्ट्रक्चर में इसको अगर आर एस फर्स्ट बोला जाए और इसको आर एस सेकेंड, तो इन केस ऑफ आर एस फर्स्ट लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट में लिया ना, इसका मतलब sp3 ऑर्बिटल में था, राइट। और sp3 और लोन पेयर प्रेजेंट था sp3 ऑर्बिटल में, और sp3 ऑर्बिटल आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इज इट राइट? तो हाउ इट इज पॉसिबल कि लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में होते हुए भी यहाँ पे आकर पाई बॉन्ड बनाया? बड़ा इंटरेस्टिंग है नहीं, बड़ा डेप्थ का बात है। लोन पेयर कुछ ऐसा रहा होगा इस तरीके से, करेक्ट। और आकर यहाँ पे क्या बनाया है? पाई बॉन्ड। तो एक्चुअल में आगे चलकर पढ़ाऊँगा कि लोन पेयर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो अपने हाइब्रिड और वाइटल को ही मॉडिफाई कर देता है। जहाँ अभी sp3 में है उसको मॉडिफाई करके प्योर p बना देता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो डंबल है, वन ऑफ द लोब बिगर एंड दूसरा स्मॉलर, इसको पुल कर लिया, ये नीचे आ जाता है और दोनों तरफ का साइज इक्वल होता है। और जैसे ही दोनों लोब का साइज इक्वल हो जाएगा तो लुक्स लाइक प्योर p, राइट। ओके, इसी को ऐसे पढ़ाता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम हाइब्रिड टू प्योर p। रेजोनेंस करने के वक्त वो हाइब्रिड से किस में चला जाता है? प्योर p में चला जाता है। तो इसलिए जाता नहीं है, अपने ऑर्बिटल को ही मॉडिफाई कर लेता है, राइट। बट बोलने का एक तरीका होता है, करेक्ट। रहता तो एक ही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीरियल में देखते होंगे शक्तिमान, तो आदमी एक ही है, मॉडिफाई अपने आप को चेंज कर लिया, राइट। नेक्स्ट और ऑब्जर्वेशन यहाँ देखिए, इन्वर्स या केमिकल केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा प्रोसेस होता है उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज फॉलो होता है। फर्स्ट आरएस में ओवरऑल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे कितना है? 0। देखिए, चार्ज था फर्स्ट आरएस में? नो। सेकेंड आरएस में ओवरऑल चार्ज पूरा मिलाकर कितना? भाई 0, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ओवरऑल 0, राइट। ये होना भी चाहिए था, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं होता किसी प्रोसेस में। इसका मतलब रेजोनेंस अगर होता है तो अगर इफ़ वन ऑफ द आर एस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर वन ऑफ द आर एस न्यूट्रल है, ऑल आर एस मस्ट बी न्यूट्रल, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता है मतलब हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं कहीं पे। तो सर अगर वन ऑफ द आर एस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो सारे आर एस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, राइट। 1 आर एस पे निगेटिव रहेगा तो सारे आर एस में 1 यूनिट निगेटिव दिखेगा, राइट। करेक्ट ना। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट आरएस से सेकेंड आरएस पे आए हैं, क्यों आए, कैसे आए, बाद में सोचेंगे। बट फर्स्ट आरएस से सेकेंड आरएस में आए हैं, किसका किसका
पोजीशन चेंज हो रहा है, और जिसका पोजीशन चेंज होते रहेगा वही रिस्पॉन्सिबल है, राइट। किसका किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, बोलिए पाई बॉन्ड और लोन पेयर को, राइट। इसी का चेंज हो रहा है ना, पाई बॉन्ड और लोन पेयर। और रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का तरीका है कि जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, इज इट राइट। तो मैंने पाई बॉन्ड और लोन पेयर को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बीच का कैरेक्टर क्या दीजिएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, करेक्ट। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बीच का कैरेक्टर क्या देंगे स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पे जीरो चार्ज है, यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जीरो चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा सर, डेल प्लस, राइट। जीरो चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच का अगर लीजिएगा तो क्या बोलिएगा, पार्शियल चार्ज। वैसे जीरो चार्ज और 1 यूनिट निगेटिव चार्ज बीच का कैरेक्टर डेल माइनस, करेक्ट। तो ए था उस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड, करेक्ट। ड्रॉ कर लीजिएगा। आज का बहुत बेसिक क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस in the process of resonance bond length modify, in the process of resonance bond length modify, comma, a state of hybridization also modify, a state of hybridization also modify। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, इफ लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इफ लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस देन इट फॉर्म पाई बॉन्ड। लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, अगर लोन पेयर जाता है रेजोनेंस में तो कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। If lone pair participate in resonance, then it form pi bond। एक और पॉइंट लिखिए, at the time of resonance, at the time of resonance, lone pair shifted from, at the time of resonance lone pair shifted from hybrid orbital to pure orbital, lone pair shifted from hybrid orbital to pure orbital। ठीक है ना। Next point, in the process of resonance, if one of the RS is neutral, then all RS must be neutral, then all RS must be neutral। If one of the RS is neutral,
देन ऑल आर एस मस्ट बी न्यूट्रल, कॉमा एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड शुड ऑल्सो बी न्यूट्रल। एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड शुड ऑल्सो बी न्यूट्रल। देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड को तो न्यूट्रल होना ही पड़ेगा, बोलिए क्यों? अगर ए आर एस न्यूट्रल है, तो भाई इसी का तो कैरेक्टर वहाँ पे दिखेगा। तो अगर ए आर एस न्यूट्रल है और ए भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और न्यूट्रल से जो बनेगा उसको भी तो न्यूट्रल होना पड़ेगा, राइट? दिस इज द रीजन कि यहाँ पे मैंने डेल प्लस दिया तो इतना ही अमाउंट भी यहाँ पे माइनस दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से पता था कि ये न्यूट्रल है तो इसको भी न्यूट्रल रखना है। करेक्ट ना एवरीवन? लेकिन अगर वन ऑफ द आर एस अगर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो सारे आर एस पे 1 यूनिट, इसको लिखना नहीं है, सुन लीजिए सिर्फ, सारे आर एस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फिर रहेगा और रेजोनेंस हाइब्रिड पे भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। करेक्ट? चल यस, तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन, बेसिक बातें था, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ पे सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहता है, उसके पीछे का वजह है कि एक्चुअली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं करने आता है और वहाँ से ही सारा गेम शुरू होता है, ठीक है। इसलिए जो आप एनसीईआरटी वाला जो रेजोनेंस का देखते हैं ना, एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ रेजोनेंस, एक पैराग्राफ, राइट? वो वर्ल्ड का 8वां आश्चर्यजनक है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस जो मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ तो कम से कम तो 20 क्लास तो हो ही जाता है मोटा मोटी, अगर बढ़िया से मन से पढ़ाया तो, मतलब 35 आवर, तब जाकर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा फाउंडेशन बन पाता है। बट आप लोग का इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम है क्रैश कोर्स में, ना मेरे पास है, राइट? जैसे कल कैसे आप में से कोई एक स्टूडेंट पूछे थे कि सर मेरा जेईई मेन का क्या प्लानिंग है, तो जेईई मेन का प्लानिंग तो सबसे पहले आप ही को बनाना पड़ेगा। मेरा तो प्लानिंग मेरे दिमाग में है कि क्रैश कोर्स में क्या पढ़ाना है, राइट? बट अभी के टाइम पे अगर मैं आपको बोल दूँ कि 10 दिन बचा हुआ है, आज सारा बैठ के देख लीजिए, जो नहीं भी आज तक पढ़े हैं लाइफ में कभी, उसको बैठ के देखिए, ये तो सुसाइडल हो जाएगा, राइट? अभी के टाइम पे रिवीजन में वही की जगह ना जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, जिसको लगता है कि इससे बन सकता है, तो उसी को देख लेंगे, रिवीजन करेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे, राइट? लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, कोई एकदम बिल्कुल न्यू टॉपिक को स्टार्ट करना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं उठा सकता हूँ न्यू टॉपिक क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं खर्च हो रहा है। बट आपको एज ए स्टूडेंट क्या करना है, बिल्कुल वही पढ़िए जो इस पर आप जिसका आप पे कॉन्फिडेंस हो और उसका फार्मूला लिखिए। करेक्ट ना? क्योंकि बिना घबराए हुए भी अगर 12 + 12 + 12 इतना हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर करेक्ट करता है कोई, तो 36 × 4 मोटा मोटी 150 के आसपास ना, 108 + 36 कितना, 144, बहुत बड़ा मार्क्स होगा आपके लिए, आराम से 90 सेल्चर मिल जाएगा। अरे इतना पे भी देखते हैं, बहुत कम क्वेश्चन का बात किया हूँ, हर सब्जेक्ट में 50%, राइट? चलिए हाउ टू ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि रिजोनेंस में रेजोनेंस होता किसके बीच में है। तो रेजोनेंस में क्या क्या पार्टिसिपेट करता है एवरीवन, अभी लिखवाए थे ना सर, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड, बोलिए स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, वेरी गुड, एंड फ्री रेडिकल। करेक्ट? तो सर यही तो 5 है, इसी का कॉम्बिनेशन करना है, राइट? तो भाई रेजोनेंस में
अब रेजोनेंस किसी एक सिस्टम के बीच ये क्या अकेले रेजोनेंस करेगा? वन ऑफ द पाई बॉन्ड खुद के साथ, या पाई किसी दूसरे के साथ करेगा? इस 5 में से कोई 2 आपस में करेगा, राइट? सब अकेले अकेले, इस 5 में से सब अकेले अकेले करेगा या किसी दो मिलकर करेगा? इसका मतलब सर आउट ऑफ 5 इसमें से कोई भी 2 आपस में रेजोनेंस करेगा। तो वो 2 क्या क्या हो सकता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? देखिए ऐसे कंक्लूड कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, करेक्ट? पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ हो सकता है, करेक्ट? पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, करेक्ट ना? पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है, राइट? पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ हो सकता है। मैं टाइम दूंगा लिखने का, पहले देख लीजिएगा। फिर लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज के साथ भी हो सकता है। आगे प्रूफ कर देंगे, ऐसा मैं कोई बोलूँ, बट लोन पेयर का लोन पेयर के साथ नहीं होगा रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। निगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। तो सबसे पहले कि रेजोनेंस कौन कौन करेगा? पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल। वो आपस में कैसे रहेगा? तो ऐसे, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ हो सकता है, पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है, पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ हो सकता है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ कर सकता है, बट लोन पेयर और लोन पेयर आपस में नहीं करेगा रेजोनेंस। क्यों नहीं करेगा उसको थोड़ा देर के बाद प्रूफ मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं होगा, निगेटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज के साथ नहीं होगा। ये राइट? लोन पेयर और निगेटिव चार्ज का भी नहीं होगा, ये भी आपस में नहीं करेगा, ठीक है? तो आपस में नहीं करेगा। तो देखिए कितना बढ़िया कंक्लूजन है, इतना ही करेगा, इतना में से कौन किसके साथ करेगा? तो ऐसे होगा, ठीक है ना एवरीवन? आप नीट वाले बच्चे, आप लोग पेपर सिर्फ अपने पास रख लेना है या उसका टेस्ट भी देना है घर पे? क्योंकि बहुत लोग बोला था कि टेस्ट, हम लोग का टेस्ट का असेसमेंट पक्का दे दीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बैलेंस पेपर है, ठीक है? और जे मेन वाले को भी तो 10 पेपर भेजा था, आप लोग रखे हुए हैं या कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? प्रॉब्लम यही है, अगर नहीं पेपर बना के भेजते तो एक ही बात को बच्चे 10 बार पूछते हैं। जो काम मैं अगर कोई चैप्टर छोड़ दिया ना तो सारा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे। सर ये तो नहीं हुआ है। जो 98% पढ़ाते हैं उसके लिए बात ही नहीं करेंगे, उसके लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। नहीं पेपर देंगे, सर पेपर नहीं मिला अभी तक। पेपर दे दिए, अभी तक तो 2-4 पेपर दे देना चाहिए था जेईई मेन के लिए। चलिए कोई बात नहीं। अभी देखते हैं क्लास में पार्टिसिपेंट कितने हो गए हैं। 50 से कम ही रहते हैं, राइट? क्रैश कोर्स में 29 है। उनको पता ही नहीं चला कि क्या ज्ञान का भंडार बट रहा है। रेजोनेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर क्लास कर लेंगे
तो लाइफ में समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस क्यों होता है और कैसे होता है। जितना सिस्टमेटिक वे मैं स्टार्ट किया हूँ और क्लास सच में इंटरेस्ट लेकर, अब वो क्या कर रहे हैं, फ्रीकल हो रहे हैं। जैसे हम लोग के साथ भी होता था, कभी कभी ऐसे एकदम बिल्कुल आगे ब्लैंक हो जाते थे कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर कोई सब्जेक्ट पे, भाई कोई सब्जेक्ट पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब है कि आपका भी तैयारी नहीं हुआ, फिर से जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। कभी अगर लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ ना, इसका मतलब कहीं कहीं त्रुटि रहा है तैयारी में। तो आपको प्रॉपर तभी एग्ज़ाम में अच्छा रैंक आएगा जब हर चैप्टर पे बहुत सिस्टमेटिक स्टडी किया रहेगा। जिगजैग में तो हो ही नहीं सकता है, क्लाउडी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट होता है। आप उसमें मेहनत करना पड़ेगा बहुत बैलेंस तरीके से। अब बेचारा बच्चा भी क्या करेगा, अब यहाँ सिचुएशन ऐसा रहता है कि 60% तो 70% तो बोर्ड के प्रेशर में रहता है कि बोर्ड देना है, स्कूल का एग्ज़ाम है हर 20 दिन पे, 1 मंथ पे, राइट। उसी में इतना ना घूमते रह जाता है कि लास्ट में छोड़ ही देता है भगवान के भरोसे, जो होगा देखा जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। गलत बोल रहे हैं, बोलिए, एग्री ना। 2 साल तक 11th में जो होता है स्कूल में, वो बिल्कुल सही बोला ना कि बोर्ड और स्कूल की एक्टिविटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कैरियर में क्या करना है वो भूल जाते हैं। कैरियर का एक ही मिशन रहता है, बोर्ड पास करना, राइट। यस, तो जो यस सर बोल रहे हैं, हाँ सर, तो आपको लगता है कि बोर्ड के टाइम से ही अगर ऐसे पढ़ा जाए तो एनसीईआरटी वाला रीजन्स नहीं समझ में आएगा। जब इतना रीजन्स का बात करेंगे तो एनसीईआरटी का रीजन्स तो बिल्कुल पानी हो जाएगा। बट यहाँ पे ही मिस्टेक होते रहता है, इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे मैं आपको एक परमिता देवनाथ का वीडियो शेयर किया था, MVM वर्षा का। इनिशियली सेम पजल था, कन्फ्यूजन था, बट 11th-12th में पढ़ते गए, देखिए लास्ट में थोड़ा टफ रहा, बट सही से तैयारी किए तो अपने स्कूल का टॉपर भी रहे और आज के डेट में 5th अपने लास्ट ईयर में है मेडिकल का। एनीवे, यहाँ देखिए एवरीवन, एक बहुत बड़ा टर्म रेजोनेंस में जो होता है वो रहता है टर्म कंजुगेशन। तो कंजुगेशन का मतलब क्या समझते हैं, तो एक्चुअली रेजोनेंस में जो भी सिस्टम आपस में पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन रेजोनेंस करेगा वो तो मैं दिखा दिया ना, बनाकर कैटेगराइज कर दिया। तो सर पाइबॉन्ड का साथ होगा, राइट। तो कंजुगेशन का मतलब होता है कि जो भी आपस में रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन कौन रेजोनेंस कर सकता है वो हम लोग के पास लिस्ट है। उसके बीच में 1 का गैप, कितने का गैप, तो सर 1 के गैप पे आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे बच्चे के दिमाग में ऐसा रहता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इट नॉट कंपल्सरी कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल ही हो, 2 डबल के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1 का गैप, कितने का गैप, कंजुगेशन का मतलब जो भी दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस और जिसके बीच में रेजोनेंस होगा, उन दोनों सिस्टम के बीच में 1 का गैप पे अगर है चीज़ें, तो उसको बोलते हैं बोथ आर कंजुगेटेड। क्या बोलेंगे, बोथ आर कंजुगेटेड। तो इसलिए आज के बाद अगर 2 डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड अगर कंजुगेशन में है, रेजोनेंस अगर करना है, तो दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप, 1 का गैप होना चाहिए, राइट। अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, सर कंजुगेशन में होना चाहिए, कंजुगेशन कौन सा, 1 का गैप पे होगा, राइट। अगर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी कितना गैप होगा, 1 का गैप होगा, राइट। तो कंजुगेशन का मतलब दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस, देन बिटवीन दीज 2 सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 गैप। कितने के गैप पे प्रेजेंट रहेगा, 1 बॉन्ड लेंथ के गैप पे। समथिंग लाइक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तब वहाँ भी बोलेंगे ऑल पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड टू ईच अदर, करेक्ट। तो एक्चुअल में हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका बढ़िया से अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। आज का इतना ही। और रेजोनेंस एक इंस्ट्रक्शन के साथ क्लास छोड़ रहा हूँ, रेजोनेंस का क्लास मत छोड़िएगा,
रेजोनेंस अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे मैं आपको हाइपर कंसन, मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या आगे का जो भी ऑर्गेनिक का जो मेरा दिमाग में चल रहा है वो नहीं समझा पाऊँगा, फिर आपके लिए क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगा। बाकी क्लास मेरी तरफ से एक आध क्लास छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, रेजोनेंस मत छोड़िएगा, ठीक है। ओके।